जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का, पहली बार तुमने इंट्रोडक्शन देखा, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े और पूरे जो हमारी लेक्चर सीरीज थी ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है 10th के सिलेबस में, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब क्यों मैंने ये चैप्टर जस्ट ट्रिग्नोमेट्री के बाद स्टार्ट किया, तो समझने लायक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो तुमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब चीजें पढ़ी, क्या इनका डेली यूज है। क्योंकि साइंस में तो हमें बहुत सारे यूजेस समझ में आते हैं, लेकिन अगर हम मैथ्स की तरफ जाए तो हम सोचते हैं ऐसी कैलकुलेशन क्या क्या फायदा, या ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा टेन थीटा का क्या बेनिफिट। तो आज हम उन्हीं के बारे में समझेंगे कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम हाइट बता सकते हैं किसी भी बड़े हाइट के टावर की या जो भी चीजें। लेकिन सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आया था, वो जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट बताने में आया था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये तुम्हारे पास एक माउंटेन है ना। अब इसकी जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, टॉप मोस्ट हिल है, मुझे उसकी हाइट बतानी है। अब हमें पता है, हमें माउंट एवरेस्ट की हाइट पता है 8000 मीटर या 8500 मीटर के अप्रॉक्स। इन सब की हाइट हमें पता कैसे लगी होगी? हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि अगर एक पर्सन यहाँ पर गया होगा और उसने पूरा 1 मीटर टेप डाला या नापने के लिए कोई स्ट्रिंग डाली, उसमें मार्किंग थी और तब हमें हाइट पता चली, तो ये तो रॉन्ग तरीका हुआ। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने ऊंची हाइट के हम माउंटेन या बिल्डिंग को नाप सके। ठीक, तो मेजर करना मुश्किल नहीं था। सो इसके लिए हमने मेथड यूज करे। ठीक, कैसे? 6 पॉइंट्स मार्क किए गए, 6 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक 6, ऐसे मान लो 6 पॉइंट मार्क किए गए और उन पॉइंट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया गया माउंटेन की हर पीक का। ठीक, बात कैसे समझने की है? मान लो मेरे पास ये माउंटेन था, माउंटेन मेरे पास, और मैं इसके 6 पॉइंट्स लूं आसपास, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और इन पॉइंट से 1 पॉइंट दे रहा, 1 पॉइंट दे रहा। ठीक, इस पॉइंट से इसके टॉप पार्ट देखूं, इस पॉइंट से इसका टॉप पार्ट, इस पॉइंट से इसका टॉप पार्ट, तो उससे हम इसकी हाइट का पता लगा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट से देखूं मैं, तो ये मुझे टॉप मोस्ट पार्ट दिखता है। ठीक, तो अगर मेरे को इस पॉइंट का डिस्टेंस पता है ना, और मुझे एंगल किसी तरीके से पता लग जाता है, तो मैं बता सकता हूं कि इसकी क्या होगी हाइट। कैसे? कि अगर मैं इस पॉइंट से देख रहा हूं और एंगल 30 डिग्री है ना, और मुझे पता चल गया डिस्टेंस 60 किलोमीटर था, तो क्या ये चीज हम बता सकते हैं? सो हम सोचेंगे कि हम ये चीज कैसे बता सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या, कि अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास बेस होगा 30 डिग्री एंगल के लिए, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। ठीक, और अगर मैं tan 30 लेता हूं, tan 30 लेता हूं, तो वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ट्रिग्नोमेट्री अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना इस चैप्टर में आने से पहले, इतनी स्ट्रॉन्ग कि तुम्हें सारी वैल्यूज पता हो, टिप्स में वैल्यूज याद हो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइड से रिलेशन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो भी सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में समझी है। तो देखो tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 1/√3 होता है। अगर नहीं पता चल रहा है tan 30 1/√3 होता है, तो जो लेक्चर जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज है उसमें हमने टेबल बनाना भी सीखा है और वैल्यूज को प्रूव भी करा है कि कैसे 1/√3 आया है। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास बेस की वैल्यू तो 60 किलोमीटर है, तो परपेंडिकुलर की हम बता सकते हैं, बेस इधर लेके जाएंगे, देखो 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 60 किलोमीटर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 60/√3, और इसको मैं अगर रेशनलाइज कर दूं तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60√3/3। ठीक, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 20√3। मतलब जो ये माउंटेन था उसकी जो टॉप मोस्ट पीक थी उसकी हाइट 20√3। ऐसे ही मैं और 6 पॉइंट ऐसे बना के और पॉइंट हम फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे ट्राइंगल बन जाएंगे हर पॉइंट से। ठीक, तो बात इतनी समझनी है तुमको
कि यहाँ पर जो हाइट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं इस एंगल से लेके, मे बी यहाँ पर एंगल 60 डिग्री होगा तो हम एंगल रेशियो लेंगे, है ना। सो बात क्या समझ में आई कि इसका यूज जो माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, उनकी हाइट पता लगाने में था कि उनकी हाइट कैसे हम पता लगा सकते हैं बिना उनके कोई मेजरिंग टेप लिए। कैसे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, उसे हम देखेंगे साइड से, ये पॉइंट का डिस्टेंस पता है और अगर एंगल पता है तो ये हाइट तुम्हें पता लगाई जा सकती है। अब दो बातें और देखो, क्या चीज कि अगर मैं हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, हाइट समझ में आई कि जो हमारे पास टावर है या माउंटेन है उसकी हमने हाइट निकालना भी समझा, है ना। तो अब बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास ये बिल्डिंग थी, ठीक, ये बिल्डिंग है और यहां पर कोई पर्सन था, ये मान लो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये पर्सन था और उसे यहां पर कोई पर्सन छत पे देख रहा है, ठीक। अब वो जब ऊपर देखता है, ठीक है, अब ये बात तो तुम्हें पता है कि ये चीज क्या होगी, हाइट, है ना, इतनी तो हाइट तुम्हें पता है। और ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब इसकी हमारी दूरी कितनी है इस बिल्डिंग के किससे, इसके टॉप बिलो पार्ट से, है ना, बॉटम पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कि बॉटम पार्ट ऑफ बिल्डिंग से इस पर्सन की डिस्टेंस कितना है और हाइट क्या, जो ये बिल्डिंग की हाइट है। अब बात हमें क्या समझनी है कि तुम्हारे पास दो एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने दो बात बोली, तो पहले एक बात समझो, हम एंगल ऑफ एलिवेशन समझ रहे हैं, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसको हेडिंग डालो और ये डायग्राम बनाओ, फिर समझते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आईज है, ठीक, ये जो पर्सन है, तुम भी पर्सन हो, अगर तुम ऑब्जर्व करते हो अपने ऊपर की हाइट वाली बिल्डिंग को, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारी आईज जो है ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो एलिवेशन का मतलब, या एलिवेशन का एलिवेटर समझते हो, जो लिफ्ट हम यूज करते हैं मॉल्स वगैरह में, जो ऐसे होती हैं, ऊपर चलती हुई जाती हैं, ठीक, तो हम उनको एलिवेटर बोलते हैं क्योंकि वो ऊपर उठती हुई जा रही हैं, है ना। और जब नीचे आती है तो उसे हम डिसलेटर, या जो नीचे वाली लिफ्ट है उसका भी अलग नाम होता है। तो एलिवेटर लिफ्ट से समझ सकते हो। सेम एलिवेशन आ रहा है, मतलब अगर मैं ऊपर देखता हूं इस पर्सन को तो मेरी आईज में एलिवेशन आता है, मेरे को ऊपर देखना पड़ता है, ठीक। तो एलिवेशन जो ये एंगल है, ये एंगल मान लो थीटा है, इसी को हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, तो मैं बोलता हूं AOE, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हाइट आ गई, डिस्टेंस आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन में इतना समझना था, और ये तुम मान सकते हो हॉरिजॉन्टल लेवल है ना। और जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो इस, ये जो एंगल होगा वो तो इस ट्राइंगल के लिए होगा, है ना। तो तुम्हें जो पर्सन की हाइट है उसको भी ऐड करना होगा अगर बिल्डिंग की हाइट बतानी हो, है ना। तो अभी से इतना समझ लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज होती है, कि अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो इसकी आइज ऊपर होंगी, तो मुझे आइज को ऊपर करना है, ठीक। ऊपर करने का मतलब ये एंगल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो एंगल ये बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर, है ना। अब इसके जस्ट अपोजिट अब हेडिंग डालो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ का देखा था तुमने, जब हम जैसे मैंने कुतुब मीनार का एग्जांपल लिया था, तो हम अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं कुतुब मीनार के टॉप पे, तो हमें ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ समझा है, बस उनका आप एप्लीकेशन देख रहे हैं। दूसरी बात कि मान लो दोबारा से वो पर्सन अब बिल्डिंग पे है ना, और अब जो बिल्डिंग में पर्सन है वो देखता है नीचे की तरफ, ठीक। नीचे मान लो इस पॉइंट पे वो नजर कर रखा है, इस पॉइंट पे हो सकता है कोई कार है उसको देख रहा है वो, ठीक। अब जब ये नीचे की तरफ ऐसे देखता है, अब आइज जो होंगी, आइज का जो एंगल होगा वो नीचे जा रहा है, कम हो रहा है ना। यहां पर आइज जो होंगी वो नीचे की तरफ देख रही हैं, तो जो ये एंगल होगा, अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, ये जो एंगल होगा, ये लेवल जो होगा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, थीटा। इसको हम बोलते हैं AOD, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। तो डिप्रेशन मतलब
नीचे चल जाता जा रहा है, घटता चला जा रहा है, तो हम इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, तो हमें अब क्वेश्चंस देखने हैं और एक्चुअल में इस चैप्टर में बस यूज ही करना है ट्रिग्नोमेट्री का, कि जो सब चीजें तुमने 8 चैप्टर में पढ़ी है वही 9 चैप्टर पूरा एक तरह से बेसिस है। लैंग्वेज समझनी होगी क्वेश्चंस की, लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पैराग्राफ्स आ जाता है पर क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। अगर फिगर बनाना सीख गए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बाद में सिर्फ 1-2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन सॉल्व करने होते हैं। तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का फिगर बनाओ, और एंगल कहाँ पर होता है, कब होगा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। तो ये अच्छे से डायग्राम बनाओ। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल 2-3 क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि अभी जो पुराना समझा उसमें बस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही दोनों एंगल तुम्हारे लिए मेन है। बस उन्हीं कंसेप्ट को समझो जो एग्जांपल्स बताया था, एवरेज, ये सब तुम्हें एक तरह से डेली लाइफ से बताने के लिए था कि क्या हम यूज करते हैं साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा का। ठीक, तो अब अगर हम क्वेश्चंस की तरफ देखें तो ये हमारा बिल्कुल एक तरह से डेली लाइफ में जो ऑब्जर्व करा गया है उसका एग्जाम्पल है। समझो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक, तो एक टावर है, वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड करा है, मतलब खड़ा है। कैसे कि मान लो जो तुमने टावर ऑब्जर्व करे होंगे कुछ इस टाइप के होते हैं, है ना, इनमें वायर्स बीच में होंगे। ठीक, ऐसा कुछ टावर है यहाँ पर। ठीक, ये तुम्हारा ग्राउंड मान लो। ठीक, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखो, ये मैं जो हॉरिजॉन्टल लेवल लेता हूँ इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेता हूँ। ठीक, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल और इसी को मैं ग्राउंड बोलता हूँ। ठीक, तो अगर मैं एक पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो कि 15 मीटर अवे है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है टावर से वो 15 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊं, ये टॉप ऑफ टावर है, ये मुझे नजर आता है 60 डिग्री। तो हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो अगर हम हाइट ऑफ टावर को HT मान लें, ठीक, लेट HT बी हाइट ऑफ टावर। ठीक, अब अगर हाइट ऑफ टावर तुम्हें बतानी है, ठीक, और हमें क्या नजर में आ रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज क्या होगी, तुम्हारी हाइट होगी, ये डिस्टेंस होगा जो हाइट डिस्टेंस में मैंने समझाया। क्या अब बताओ ये एंगल एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन? वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब देखो इस तरीके से जो अभी समझाया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हें ये दिख गया और 60 डिग्री। अब 60 डिग्री यहाँ नजर में आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का नजर में आ रहा है। अब हमें बताना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी, डिस्टेंस दे रखा है। ठीक, अब ज्यादातर बता रहा हूँ या जनरली जब भी सैंपल जो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा चैप्टर, उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा का रेशियो जनरली यूज होता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो जनरली में समझ लो कि अब हमें नजर क्या आ रहा है कि हाइट और डिस्टेंस है, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं कर रहा कि इसकी बात नहीं कर रहा, हमें डिस्टेंस की बात पता चल गई कि ये तुम्हारे पास डिस्टेंस है और ये चीज हाइट है। कोई हाइपोटेन्यूस की बात नहीं करता, या जो स्लोप है इसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। ठीक, जिस लाइन से हम देख रहे हैं। ठीक, तो लाइन ऑफ साइट की कोई बात नहीं करेगा। इस डिस्टेंस को जान के क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है, इस डिस्टेंस को जान के क्या करोगे, अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ हो जाए तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन जानना क्या है, जानना हमें ये है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी या मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, या क्या किस पॉइंट से मैं देख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये डिस्टेंस हमको पता है, ये चीज हाइट है, तो देखो ध्यान से। अब अगर मुझे ये एंगल 60 डिग्री नजर में आता है तो इस एंगल से अकॉर्डिंग ये चीज बेस है और ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर। हाइट डिस्टेंस तो है ही है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक बातें हमने समझी थी वही मैं अप्लाई करता हूँ कि इस 60 डिग्री के लिए ये हाइपोटेन्यूस चीज है 90 डिग्री के अपोजिट, और ये बेस है और परपेंडिकुलर। अब अगर हमें
सॉल्व करना है परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताता हो। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं लेता हूँ tan 60 डिग्री, तो वो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस हमें पता है। और tan 60 की देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग लिया, तो इसके लिए बेस ये चीज है, परपेंडिकुलर ये है ना। तो tan 60 परपेंडिकुलर ऑन बेस हो गया। और tan 60 की अगर वैल्यू मुझे पता है √3 होती है, तो हमने जो टेबल बनाई थी, टेबल में बहुत अच्छे से समझा था कि क्या वैल्यू होती है, क्यों वैल्यू होती है इसकी √3, सारी चीजें हम प्रूफ करके आए हैं। तो अब हमारे लिए चीजें आसान है। ठीक, तो tan 60 √3 हो गया। और हमें परपेंडिकुलर पता है कितनी, हाइट ऑफ टावर हमें नहीं पता, अभी हमने हाइट ऑफ टावर HT मानी है। बेस हमें डिस्टेंस दे रखा था 15 मीटर, तो हाइट ऑफ टावर हो जाएगी 15√3 मीटर। ठीक, अब अगर आंसर हमें पॉइंट्स में देना है या √3 को हटाना है, तो ये चीज ध्यान रखना, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक, और ऐसे ही सेम √2 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1.414, है ना। और अगर हाइट ऑफ टावर पॉइंट में बतानी है तो 15 मल्टीप्लाई 1.732 से कर लेंगे और ये मीटर में आंसर हमें पता चल जाएगा। इतनी सी बातें इन क्वेश्चंस में। ठीक, तो अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर कुछ और क्वेश्चंस में देखूं तो इनको मैं क्वेश्चन लिखना करके आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इनमें लेंथ बड़ी होती है, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं होता, बस डायग्राम या जो फिगर है वो बनाना आना चाहिए। तो क्वेश्चन जो नजर में आ रहा है उसको देखो, मैं रीड करता हूं। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अब ये चीज क्या ऑब्जर्व करनी है कि एक इलेक्ट्रीशियन है ना, मान लो ये पर्सन इलेक्ट्रीशियन है। अब ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रिक जो फॉल्ट आया है किसी पोल पे, क्योंकि हमने ऑब्जर्व करा है इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो पोल होते हैं, खंबे वगैरह होते हैं, उनसे पोल की सप्लाई चल रही है। ठीक, तो जब उनसे सप्लाई हो रही है तो फॉल्ट आ जाते हैं। ठीक, सो अगर फॉल्ट आते हैं, मान लो तुम्हारे पास ये पोल है, एक ये पोल है, इनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐसे जा रही है। ठीक, अब अगर कहीं पे फॉल्ट आ गया, कोई ब्रेकेज आ गया या किसी भी तरीके से खराब हो गया, ठीक, अब वो चाहता है कि उसको मैं फॉल्ट को ठीक करूं। ठीक, और उस पोल की हाइट है 5 मीटर, तो हमें हाइट ऑफ पोल दे रखी है। ठीक, तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ये मेरे पास पोल था और इसकी हाइट है 5 मीटर। ठीक, ये हम ग्राउंड मानते हैं और इसी को हम हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे। ठीक, ध्यान से सुनते रहना एक एक बात को। ठीक, she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। ठीक, तो वो चाहती क्या है कि पोल को वो 1.3 मीटर उसके नीचे पहुंचे। ठीक, मान लो ये पॉइंट था, क्योंकि भाई अगर वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, अगर वो स्टेयर्स यहाँ तक पहुंच जाएंगी तो क्या वो ठीक कर पाएंगे रिपेयर? नहीं, क्योंकि उनको कुछ लेंथ कम चाहिए, तभी तो उनकी हाइट भी कुछ होगी तो यहाँ पे रिपेयर कर सकती है। बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इतना लंबा हो जाऊं तो मैं बोर्ड के टॉप पे अगर पहुंच जाऊं, मेरा आई लेवल, तो मैं लिखना मुश्किल होगा, मुझे इस तरीके से लिखना होगा। वही सेम चीज कि अगर वो पर्सन उसके फुट यहाँ पर है तो उसके आईज वगैरह यहाँ पे होंगे तो यहाँ का रिपेयरमेंट कर सकता है वो पर्सन। बात समझ में आई? ठीक, तो यानी कि उनको 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है पॉल के टॉप से, पॉल का टॉप ही है, उससे 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। ठीक, ये लेंथ क्या होगी? 1.3 मीटर, है ना। तो ध्यान से सुनते रहो, 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। ये मान लो पॉइंट ए था, ये बी है, ये सी है, तो ये तुम्हारे पास जो ए बी है वो 1.3 मीटर था, है ना। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal? मतलब लैडर की अब लेंथ बतानी है ना, कि अब अगर लैडर मुझे यहाँ पहुंचानी है, लैडर यहाँ पहुंचेगी और जो पर्सन होगा वो यहाँ पर लैडर के ऊपर स्टैंड करेगा। ठीक, लैडर का टॉप पार्ट यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक, और एंगल 60 डिग्री तुम्हें दे रखा है और लैडर की ये नहीं पता, ये लैडर की मान लो हाइट HL मानते हैं, हाइट ऑफ लैडर HL। ठीक,
अब हाइट ऑफ लैडर हमें नहीं पता और एंगल दे रखा है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो और बताना है ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ठीक, तो दो चीजें बतानी है। पहली हाइट ऑफ लैडर बतानी है कि कितनी हाइट ऑफ लैडर लेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज बतानी है 90 डिग्री एंगल होगा। दूसरी बात ये तुम्हें साइड बतानी है। ठीक, तो क्वेश्चन अगर हमें समझ में आया है तो अब अगर हम देखें, ठीक, तो देखो ध्यान से, अब जो चीजें डेली लाइफ में हुई वो सब हमने इन क्वेश्चन से समझी कि क्या क्या चीजें हुई होंगी। फॉल्ट आया इलेक्ट्रिक सप्लाई में, ये पोल था, खंबा था। अब जब सीढ़ी लगाएंगे तो टॉप तक नहीं लेके जाएंगे, एक पॉइंट यहां तक लेके जाएंगे और वो करेक्ट करेगा या कोई भी पर्सन करेगी। ठीक, जब करेक्शन होगा इसमें तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें बताया वो 1.3 मीटर टॉप से नीचे था। ठीक, और 5 मीटर टोटल पोल की हाइट है ना। और हमें ये पूछा है अब हाइट क्या होगी इसकी, एंगल 60 डिग्री बता रखा है और डिस्टेंस बताना है। ठीक, तो अब जो बाकी चीजें थी वो भूल जाते हैं, अब हमारी मैथ्स चलेगी। चलो प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। अब मैथ्स में ये राइट ट्रायंगल नजर में आता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज, इसके लिए ये चीज बेस और ये क्या होगी परपेंडिकुलर जो AC होगी, है ना। और अगर मेरे को ये राइट ट्रायंगल नजर में आ रहा है क्योंकि भाई टॉप तो जो लैडर का वो यहीं तक गया है ना, तो जब यहीं तक गया है तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है, तो राइट ट्रायंगल ये है। अब राइट ट्रायंगल मेरे पास ये है, तो राइट ट्रायंगल अगर ये है तो परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो 5 से कम होगी। कितनी कम होगी, वो 1.3 मीटर नीचे लगाया गया है टॉप से पोल से। यानी कि मुझे अगर बतानी है BC तो क्या होगी AC माइनस AB, तो AC 5 मीटर है, ये 1.3 मीटर है, तो ये हो गया 3.7 मीटर। बात समझ में आई कि BC कितनी होगी। ये देखो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी 3.7 मीटर। ठीक, तो ये वाली लेंथ 3.7 मीटर होगी। अब परपेंडिकुलर पता चल गया, हमें हाइट ऑफ लैडर बतानी है। ठीक, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन बताता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा, है ना। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी जनरली, मतलब जनरली में tan थीटा cot थीटा ही लगता है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा का भी यूज आ गया। तो देखो मैंने साइन 60 लूंगा क्योंकि यहाँ एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये सब चीजें बेसिक बातें हो गई। तो साइन 60 हो गया। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब साइन 60 तो तुम्हारे पास एंगल आ गया, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड करी 3.7 मीटर होगी। और अगर मैं टर्म्स में लिखूं BC, इस पॉइंट को D मान लूं तो AD हो जाएगा, सॉरी BD पॉइंट होगा BC अपॉन BD। ठीक, तो 3.7 हमारे पास परपेंडिकुलर आ गई और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइट ऑफ लैडर HL। ठीक, तो अगर मुझे HL फाइंड करना है तो 3.7 अपॉन साइन 60, और अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है तो साइन 60 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। ठीक, तो अगर मैं HL निकालूं, यहाँ पर HL की वैल्यू आ जाएगी 3.7 अपॉन √3 अपॉन 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो आगे वैल्यू 3.72 अपॉन √3। बाकी हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, रेशनलाइज कर सकते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा। बात समझने की इतनी थी कि डायग्राम जो बनाना है, डायग्राम क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसमें एज इट इज जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे दिखाया पूरी एकदम स्टेटमेंट होगी, इतना बड़ा क्वेश्चन नजर में आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में सिर्फ इस ट्राइंगल का है। बात समझ में आ रही होगी कि सिर्फ इस ट्राइंगल का ही क्वेश्चन है। ये हमारे पास 3.7 मीटर की हाइट है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस है, ये हाइपोटेन्यूज थी, यही बेस है हमारा। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए, तो बस ये राइट ट्रायंगल अगर दिया होता तो हम चुटकियों में सॉल्व कर देते, साइन 60 लगा के हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बता सकते थे, है ना। तो हाइट ऑफ लैडर आ गया हमारे पास। इसको और सॉल्व करो तो क्या नजर में आता है, 3.7 इंटू 2 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करा, √3 से डिवाइड करा। ठीक, तो ये आ गया 3.7 इंटू 2√3 अपॉन 3। ठीक, ये हमारे पास आ गई। अब √3 की वैल्यू क्या रखोगे, 1.732। ठीक, √3 की वैल्यू रखोगे, देखो मैं दोबारा लिखता हूँ, 3.7 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3, ये वैल्यू आएगी मेरी हाइट ऑफ लैडर की। ठीक, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे,
√3 को 1.732 अभी बताया, और मल्टीप्लीकेशन तुम बचपन से ही जानते हो। तो हाइट ऑफ लैडर में एक्चुअली बस ये चीज मेन थी कि तुम्हें ये आना चाहिए था, और ये चीज ट्रिग्नोमेट्री बताएगी। बाकी सब तो जो डेली लाइफ है या जो इंग्लिश है तुम हिंदी करोगे, उस क्वेश्चन को समझोगे। फिगर बनाना इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूँ इसीलिए। अब हाइट बतानी है या ये जो बताया डिस्टेंस बताना है, ठीक, यानी कि तुम्हें डीसी की वैल्यू बतानी है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे डीसी बताना है, तो अगर मुझे बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन मिल जाए तो वो चीज कौन बताएगा, tan 60, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब मुझे बेस नहीं पता तो बेस इधर लेके जाऊं, और परपेंडिकुलर 3.7 है ही मेरे पास, ठीक, नहीं समझा रहा हूँ। देखो tan 60 क्या होता है, √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। यहाँ पे √3 परपेंडिकुलर क्या चीज है, 3.7, ठीक, अपॉन बेस हमें सॉल्व करना है, बेस आ गया 3.7 अपॉन √3, ठीक। सो जो ये डिस्टेंस होगा वो होगा 3.7 अपॉन √3। सो क्वेश्चन में अगर मैं आपको डायरेक्ट ट्राइंगल दे देता, डायरेक्ट ट्राइंगल ये बना देता और 3.7 ये वैल्यू दे सकता था, इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते थे, सो आसानी से सॉल्व होता। पर प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स इस चीज में आई कि जो स्टेटमेंट है उसको सोच के समझ के डेली लाइफ से रिलेट करके फिगर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और अब एक और क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ रहा है उसमें हम अगर देखें तो क्वेश्चन में इस चैप्टर में स्टार्टिंग टू द एंड जितने भी लेक्चर होंगे सब में एक ही बात इंपॉर्टेंट होगी कि डायग्राम या जो क्वेश्चन का फिगर है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अब मैं क्वेश्चन रीड करूं, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, ठीक। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, पार्ट में समझते हैं, ठीक। तो एक ट्री था हमारे पास, ठीक, अगर हम ट्री नजर ऑब्जर्व करते हैं तो मान लो ट्री था, ठीक। ये ट्री हमारे पास अगर है और ये ट्री ब्रेक कर जाता है, ठीक, ब्रेक कर जाता है स्टॉर्म की वजह से, तूफान आया, आंधी आई, किसी भी तरीके से एयर बहुत तेजी से आई और ये ब्रेक हो गया, ठीक। जब ये ब्रेक हो गया, जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड कर गया और इस तरीके से बेंड करा। अब मैं ट्री को सिर्फ एक ऐसे लाइन मानता हूँ, ठीक, ये हमारे पास लाइन थी, ठीक। इस लाइन से ही हम समझते हैं कि जो ब्रोकन पार्ट था वो किस तरीके से बेंड हो गया, है ना। तो अगर मैं ड्रॉ करूं कि मान लो ये हमारे पास ट्री था, ठीक, ये ट्री था और ट्री जो है अब मान लो यहां से ब्रेक हुआ तो जो ये पार्ट था अब ये इस तरीके से बेंड हो गया, ठीक। तो इसकी जो लेंथ थी, यहां पर जो ऊपर वाला पार्ट था वो अब टॉप यहां पे आ गया। कैसे कि अगर ये पार्ट था तो यहां से ब्रेक हुआ तो जो ये ब्रेक होने से इतना जो है बेंड कर गया, है ना। बात समझ में आ रही होगी, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि अगर ये ट्री था तो ये बेंड करके नीचे गिर गया और इस तरीके से ब्रेक करा कि ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक, जो ग्राउंड है, क्योंकि ये हम ग्राउंड मानते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक, ग्राउंड 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक। तो जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री रहा होगा, ये टॉप ऑफ द ट्री है ना।
द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। इनके बीच में डिस्टेंस देखो 8 मीटर दिख रहा है। स्टेटमेंट रीड करना समझो, पहले ये ट्री ऐसा था, ठीक, अब ये चीज जो है ब्रेक कर गई, ये अब यहां से गायब हो गया, डैश मतलब यहां नहीं है, अब ये ब्रेक करके ऐसे आ गया, तो ये टॉप ऑफ ट्री होगा, ठीक, और यही टॉप ऑफ ट्री अब यहां पर आ चुका है, और ये जो टॉप ऑफ ट्री यहां पे आए, टॉप ऑफ ट्री और फुट ऑफ ट्री, इनके बीच में डिस्टेंस 8 मीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, है ना। तो इस क्वेश्चन में अब हमें हाइट ऑफ ट्री बताना है। सो हाइट ऑफ ट्री एक्चुअल में ये रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें जानने में कि हाइट ऑफ ट्री ये था, पर इस पॉइंट से जब ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक करके यहां पे आ गया, है ना। तो हाइट ऑफ ट्री पहले ये था, तो हमारे पास कोई बताने का तरीका नहीं है। लेकिन अब तरीका कैसे आया कि अगर ये ब्रेक करा इस पॉइंट से ब्रेक करा, तो ये आके ग्राउंड पे टच कर गया, यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर गया, और ग्राउंड पे जब टच करा तो ये चीज हमें 8 मीटर दे रखी है। तो अगर मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू पता है तो हाइट ऑफ ट्री बता सकता हूं। देखो ये चीज ऐसे था, पहले ट्री ऐसे था, ठीक, यहाँ पे हाइट थी, अब ये बैंड कर गया, जो मेरी ये टॉप फिंगर के पॉइंट है, अब उसको तुम हाइट ऑफ ट्री का एक टॉप ऑफ ट्री मानो, तो ये इस तरीके से बैंड कर गया। तो अगर मैं इसकी हाइट और इसकी हाइट पता लगा सकूं या हाइट बता दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इसमें ट्री की हाइट क्या है, ठीक, ट्री की हाइट क्या है। तो अगर मैं ये बता सकूं और ये लेंथ, तो हम ट्री की हाइट बता देंगे, ठीक। तो हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, ठीक। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ये इनकी और इनके एडिशन करके हम हाइट निकालेंगे। क्या चीज, x प्लस वाई क्या चीज होगी, हाइट ऑफ ट्री, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं, अगर ये मुझे क्या दे रखा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये एंगल इस एंगल के अकॉर्डिंग ये चीज बेस हो गई, और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक। सो अब मैं इस ट्राइंगल में, मुझे अगर पहले परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर x है, बेस क्या है 8 मीटर, तो x की वैल्यू आ गई 8 इंटू tan 30, तो x आ गया 8 इंटू 1 अपॉन रूट 3, तो x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन रूट 3, ठीक। ये मेरे पास आ गया, ये जो पार्ट अभी भी स्टैंड कर रहा है, और ये ब्रोकन पार्ट की हाइट निकालनी है, ठीक। तो देखो अब मुझे अगर y सॉल्व करना है, तो मुझे हाइपोटेन्यूस और बेस का रिलेशन पता होना चाहिए। हाइपोटेन्यूस और बेस का रिलेशन cos 30 बताएगा, क्योंकि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक। तो हमें बेस के वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूस नहीं पता। cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है रूट 3 अपॉन 2, बेस हमें 8 दे रखा है, हाइपोटेन्यूस नहीं पता, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जाएगी 8 इंटू 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस एक्चुअल में क्या है, y माना है हमने, तो वो हो गया 16 अपॉन रूट 3, ठीक। तो अगर हम इनका एडिशन कर दे, जो दोनों चीजें हमने सॉल्व करी कि x और y, x प्लस वाई हाइट ऑफ ट्री थी, ठीक। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 अपॉन रूट 3 प्लस 16 अपॉन रूट 3, तो यह आ जाएगा 24 अपॉन रूट 3, ठीक। ये हमारी क्या है, हाइट ऑफ ट्री। अब हम चाहते हैं कि रूट जो है डेनोमिनेटर में ना रहे, तो इसका रेशनलाइज कर सकते हैं ऐसे, रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्योंकि जो डेनोमिनेटर में उसका हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 24 रूट 3 अपॉन ये रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हाइट ऑफ ट्री क्या आने वाली है, 8 आएगा, 8 रूट 3। तो ये जो चीज थी, ये हाइट ऑफ रूट ट्री क्या आई है, 8 रूट 3, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। दूसरी बात, फिगर बनाना एकदम अच्छे से आना चाहिए, किस चीज को पढ़ के जो जो स्टेटमेंट तुम्हें दे रखी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके और जो क्वेश्चन हो सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही था। नया चैप्टर शुरू करा है, तो जो तुम्हारे दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी जुड़ जाएं, और ट्रिग्नोमेट्री पहले क्लियर करो, बाद में इस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ना। थैंक यू।